पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रूपल के साथ उसके घर वाले बुरी तरह से पेश आते हैं और साथ ही उसकी शादी एक 50 साल की उम्र के आदमी के साथ करा देते हैं। अब आगे। बाहर आओ रूपल। ये क्या? ये तो पल्लवी भाभी का मायका है। इंद्रेश काका, सुलोगना काकी, आप दोनों? हाँ बिटिया, चलो अंदर, घर में चलो। तभी वहां पर पल्लवी भी आती है और वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? रूपल, ये सब एक नाटक था। क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी शादी किसी के भी साथ कराने जा रहे थे और ऐसे में मेरा जी बहुत घबरा रहा था। इसीलिए मैंने पल्लवी से कहा कि रूपल को हमारे घर पर रखो, हम उसे अच्छे से संभालेंगे। और फिर हमने ये प्लान बनाया। ये बलजीत एक थिएटर आर्टिस्ट है जो नाटक में काम करता है, और जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी से भी कराने वाले थे। इसीलिए हमने बलजीत को भेजा और उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। और अब तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं रहा, ना कभी होगा। तुम अब यहाँ खुशी से और सुकून से रह पाओगी रूपल। थैंक यू भाभी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सगे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने दिया। सच में मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। इतना कहकर रूपल रोने लगती है। ना बेटी, अब रो मत। आज तक तूने बहुत रो लिया, अब खुश रह। हाँ बेटी, क्योंकि अगर तू खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी तभी तेरा बच्चा अंदर खुश रहेगा, वरना उसे भी तकलीफ होगी। हाँ काकी, पर भाभी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। कैसे बताती रूपल? मैं दिन में तुमसे सिर्फ 2 बार ही मिलने आती थी, और उसमें भी माँ जी उस रात बीच में ही आ गई। इसीलिए मुझे तुम्हें बताने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो सब छोड़ो और बस अपनी तबीयत पर और अपने पेट में पल रहे बच्चे पर ध्यान दो, ठीक है ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। रूपल अब पल्लवी के मायके में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन, वैसे आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आप लोगों ने रूपल के साथ बहुत गलत किया है? नहीं मतलब रूपल वहां पर जाकर नाखुश ही रहेगी ना, और आपको तो कम से कम उसकी उम्र के आदमी के साथ तो शादी करानी चाहिए थी। ना जाने वो बलजीत कैसा होगा और उसका ध्यान कब तक रखेगा। वो लड़की अब इस घर से जा चुकी है, हमारे सर से बला टल चुकी है। उस नालायक के बारे में बात करना बंद करो। और नहीं तो क्या, अरे उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा टेंशन कम हो गया और उसकी शादी हो गई। और नहीं तो क्या, नाक में दम करके रख दिया था उस लड़की ने, और उसके चले जाने के बाद ये घर फिर से पवित्र हो गया है। जब तक वो यहाँ पर रहती थी तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में गंदगी छाई हुई है। कितनी घटिया सोच वाले हैं ये लोग। सच में अच्छा ही हुआ जो रूपल इन लोगों से दूर चली गई, वरना ये लोग तो उस बेचारी का जीना दुश्वार ही कर देते। अरे ओ पल्लवी बहू, किन ख्यालों में खो गई? अपने पापा जी को पराठे दे। जी जी माँ जी, अभी लाती हूँ। उधर इंद्रेश और सुलग्ना अब रूपल को नया फोन दिलाते हैं और साथ ही उसे एग्जाम देने के लिए कॉलेज भी भेजते हैं। रूपल बिटिया, ये लो तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध। थैंक यू काकी। देख बिटिया, तुझे इंद्रेश जी को जो पूछना है पूछ ले। ये भी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, इन्हें सब पता है। हाँ बेटी, अपनी सारी चिंता छोड़ दो और बस पढ़ाई पर ही ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें हर हाल में अपनी फाइनल एग्जाम अच्छे से पार करनी है और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है। जी काका, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, अरे पल्लवी बहू, मैं तेरे मायके के पास जो मार्केट है ना,
वहां पर शॉपिंग करने जा रही हूँ और लगे हाथ तेरी माँ से भी हम लोग मिल लेंगे। बड़े दिन हो गए हैं, समधन जी से कोई बात भी नहीं हुई। इसी बहाने उनसे मिलकर भी आते हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप वहां पर नहीं जा सकती। हैं? अरे लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आखिर क्या बात है? वो माँ जी, माँ और पापा दोनों गांव गए हैं, इसीलिए आप वहां पर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम वहां के मार्केट में तो जा ही सकते हैं ना। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है जो उसी मार्केट में मिलता है, वो भी एकदम सस्ता और टिकाऊ। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर पल्लवी और शीला दोनों उस मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं, लेकिन तभी पल्लवी की नजर उस मार्केट में आई रूपल और सुलग्ना पर जाती है और वो उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। ओ तेरी, ये माँ और रूपल यहाँ इस मार्केट में क्या कर रहे हैं? इन्हें भी यहाँ पर अभी आना था क्या? माँ जी को तो मैंने मायके जाने से रोक लिया है, लेकिन अगर इन्होंने इन दोनों को यहाँ पर देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर पल्लवी थोड़ा साइड में आकर सुलग्ना को फोन कॉल करती है, लेकिन सुलग्ना का फोन बैग में होने के कारण वो उस कॉल को उठा नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ तो फोन भी नहीं उठा रही। अरे क्या हुआ पल्लवी बहू, तू उधर क्या कर रही है? वो माँ जी, मैं ना जरा शौचालय होकर आती हूँ, यही पास में है, बस 2 मिनट। हाँ? तू भी ना बहू एक नंबर की बेवकूफ है। अरे घर से ही जाकर आने में तुझे क्या होता है? अब जल्दी आ जा। फिर पल्लवी शौचालय जाने के बहाने से फटाफट सुलग्ना और रूपल के पास जाकर उन्हें शीला की मौजूदगी के बारे में बताती है। क्या आपके साथ यहाँ मार्केट में माँ आई है? हे भगवान, अगर समधन जी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि माँ जी आप दोनों को देख ले, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ठीक है पल्लवी बिटिया, चल रूपल हम निकलते हैं। सही समय पर पल्लवी उन दोनों को सूचित करके वहां से उन्हें भगा देती है। ऐसे ही एक दिन जब शीला स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, तब उसे रूपल के बचपन के खिलौने मिलते हैं और उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो रूपल के खिलौने हैं, मुझे आज भी याद है इस छोटी सी गुड़िया के लिए वो उस दिन कितना रोई थी। आंसुओं का सैलाब बहा दिया था उसने। क्यों किया बेटी तूने ऐसा? मानती हूँ कि तूने गलती की है, लेकिन तू है तो मेरे दिल की धड़कन ही, और दिल की धड़कन को मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी बच्ची। इतना कहकर शीला उस गुड़िया को अपने सीने से लगाती है। उसी दिन दिग्विजय चौक से समोसे लाता है और तभी, अरे वाह समोसे, वो भी चौक वाले। ये तो रूपल के पसंदीदा थे, है ना दिग्विजय जी? इन्हें लाने के लिए वो कितनी जिद किया करती थी, याद है कि आपको? हाँ शीला, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। रूपल को याद करके दिग्विजय की आंखें भी नम हो जाती है और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। घर में अब सबको खालीपन महसूस होने लगता है। बलजीत का नंबर तो यही है, उसे फोन लगाकर एक बार रूपल की खबर लेती हूँ, तभी मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। फिर शीला उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाता। लगता है बलजीत जी किसी काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, मैं उसे फिर किसी दिन कर लूंगी फोन, या फिर उसके फोन के आने का इंतजार करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। शीला उस दिन इतना नहीं सोचती और बलजीत के फोन कॉल ना उठाने की बात को वो नजरअंदाज कर देती है। फिर एक रात जब अभी ऑफिस से घर आता है,
तभी वो पल्लवी से कहता है, पल्लवी, आज मैं रूपल के स्कूल से गुजर रहा था, तभी मुझे वो सारे दिन याद आ गए जब मैं उसे स्कूल ड्रॉप करने जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन उसने हमारे साथ सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। लेकिन भाई होने के नाते तुमने भी उसके साथ सही नहीं किया है। जो भी किया है गलत ही किया है। अरे तुमने तो उसकी शादी एक 50 साल के आदमी के साथ करा दी। क्या ये बात सही है? यार पल्लवी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वैसे भी रूपल को कोई भी अपनाने वाला नहीं था, और ऐसी भी बात नहीं है कि हमने उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखा। लेकिन सभी लड़के उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर साफ साफ मना कर देते थे, और इतनी मुश्किल से हमें वो बलजीत का रिश्ता मिला था, तो उसे हाथ से कैसे जाने देते। फिर जब पल्लवी रूपल को मिलने के लिए मायके चली जाती है, तभी वो उसे सारी बातें बताती है कि घर में कैसे सबको उसकी याद सता रही है, और उसके चले जाने के बाद से घर में कैसे सूनापन छाया हुआ है। अब मुझे याद करके क्या फायदा? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो गलती मैंने जानबूझकर थोड़ी ना की है। और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? एक परिवार होने के नाते उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुके हैं भाभी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। हाँ रूपल, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। फिर एक दिन शीला फिर से बलजीत को फोन कॉल करती है, पर उसका फोन अब स्विच ऑफ बताता है। अगले 3 दिन तक फोन स्विच ऑफ ही बताता है, और इस कारण अब घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। हे भगवान, अभी दिग्विजय जी, क्या हुआ होगा? वो बलजीत हमारी बच्ची को कहाँ लेकर गया होगा? उसका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। आप चिंता मत करो माँ। और पापा, आपके पास उस बलजीत का एड्रेस तो होगा ही ना? बताइए मुझे, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास तो उसका कोई एड्रेस नहीं है। तभी वहां पर पल्लवी आती है। अरे लेकिन आप लोग उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो बस उसे यहाँ से रफा दफा करना था, सो वो चली गई, तो अब आपको उसकी याद क्यों आ रही है? बड़े ही अजीब किस्म के लोग हो आप तीनों। चुप कर बहू। अरे कल तक तो हमें इतना ज्ञान दे रही थी, तो फिर अब तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही क्या? वो सब छोड़ो शीला, हमें रूपल को ढूंढना होगा, और उसके लिए हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। हाँ पापा, क्योंकि अब तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। फिर वो तीनों पुलिस कंप्लेंट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी पल्लवी उन्हें रोक लेती है और सारा सच बता देती है कि ये सब उसका ही प्लान था, और रूपल उसके मायके में रह रही है। क्या? हमारी रूपल तेरे मायके में रह रही है? हाँ माँ जी। अरे आप तीनों ने तो उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उस बेचारी की क्या गलती थी? उसने जो भी किया नादानी में किया, लेकिन आप तीनों ने उसके लिए उसे कितनी बड़ी सजा दे दी, और ये आपने बहुत गलत किया है। लेकिन बहू, हम करते भी क्या? अब तू ही सोच, शादी के पहले प्रेग्नेंट होना कितनी बुरी बात है। हमारी समाज में क्या इज्जत रह गई। देखिए माँ, मैं उसकी साइड लेकर बात नहीं कर रही। अरे हो गई उससे गलती, लेकिन कब तक आप लोग उसे उसी बात पर ताने देते रहेंगे? आखिर वो है तो हमारी ही लड़की ना, और हमें ही उसे संभालना चाहिए। लेकिन आपने वो नहीं किया, और माँ बाप और भाई होने के नाते आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? आखिर बाहर वाले लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया? इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। हाँ पल्लवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एंड थैंक यू सो मच। आज जब वो हमसे दूर गई है, तब हमें महसूस हुआ कि हमने उसके साथ कितना गलत किया है। हमें तो उसे समझना चाहिए था, उसे संभालना चाहिए था, लेकिन हमने तो उसे बस टॉर्चर ही किया। लेकिन अब और नहीं, अब हम उसे फिर से घर ले आएंगे और अच्छे से संभालेंगे।
उसे भी और उसके बच्चे को भी। फिर वो सब रूपल के पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अपने भाई को माफ कर दे रूपल, हमसे भूल हो गई। हाँ बेटे, हम तीनों तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से पेश आए हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। चल मेरी बच्ची, अपने घर चल, अब से हम तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, माफ कर दे हमें बेटी। उन तीनों की माफी सुनकर रूपल भावुक हो जाती है और वो अपने परिवार वालों को माफ करके फिर से अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से वो रूपल का अच्छे से ख्याल रखते हैं और सभी लोग साथ में खुशी से रहते हैं। बचपन में ही विद्या के माता पिता का एक्सीडेंट होने के कारण वो दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने चाचा जी सुरेंद्र और चाची जी वैशाली के पास रहती है। सुरेंद्र विद्या से एकदम एक पिता की तरह प्यार करता है, लेकिन वैशाली और उसकी बेटी रूबी दोनों विद्या के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। एक दिन, अरे ओ रानी साहिबा, कहाँ चली इतनी खुशी से? किसी लड़के से मिलने जा रही है क्या? नहीं चाची जी, वो मैं अपने लिए कपड़े और कुछ सामान खरीदने जा रही थी। चाचा जी ने मुझे पैसे दिए हैं, परसों मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए। क्या बात है विद्या, अरे तुम इतनी बड़ी बुज़दिल और कपटी हो सकती हो, ये मैंने और माँ ने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ रूबी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे सही तो कह रही है मेरी बेटी, इतने दिनों से मुझे नई साड़ी खरीदनी है और तो और वो महंगी वाली चूड़ियां भी भरनी है अपने हाथों में, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब तू ही बता, बाकी सारी औरतें एकदम सज संवर कर आती है और मैं ही एक बेचारी हूँ जो अपने सूने हाथों से जाती हूँ और पुरानी साड़ियां पहनती हूँ। अरे मैं ही जानती हूँ कि मेरे मन पर क्या बीतती है। रहने दो माँ, इस एहसान फरामोश विद्या के सामने ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। इस बेशर्म को आपके दुखी मन से ज्यादा अपने जन्मदिन की पड़ी है। ऐसा नहीं कि ये सारे पैसे वो आपको दे दे। अरे भूल गई है ये सब कुछ कि कैसे आपने इसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। रूबी और वैशाली विद्या को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। माफ कीजिए चाची जी, मैं भी ना ये क्या गलती करने जा रही थी। आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। आप अपने लिए साड़ी और चूड़ियां खरीद लीजिए, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है चाची जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, धन्यवाद। फिर वैशाली विद्या से वो सारे पैसे ले लेती है। ऐसे ही वो दोनों नालायक माँ बेटी बेचारी लाचार विद्या के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहती है। चलो, आज का काम तो हो चुका है, अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ। अरे विद्या, कल मेरी बहन आने वाली है, इसीलिए गेस्ट रूम की सफाई करनी थी। और हाँ, कल के नाश्ते में छोले भटूरे, आलू प्याज के पराठे, कचौरियाँ, समोसे और सैंडविच बना दे। मेरी बहन बड़ी चटोरी है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए अभी से ही सुबह की तैयारियां कर दे, उसके बाद सोने चली जाना। लेकिन चाची जी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे हाथ भी काफी दर्द कर रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लूंगी। नहीं नहीं, अभी ही कर सारे काम, क्योंकि तुझे सुबह 4:30 को उठकर मंदिर में भोग प्रसाद देने की तैयारी भी करनी है। और हाँ, खबरदार अगर किसको बताया कि वो प्रसाद तूने बनाया है, मैं कल सबको यही बोलूंगी कि प्रसाद मेरी बेटी रूबी ने बनाया है। लेकिन चाची जी, अभी तो रात के 12:30 हो चुके हैं और काम निपटाते निपटाते मुझे 2 से 2:30 बज जाएंगे और ऐसे में मैं पूरी नींद भी नहीं ले पाऊंगी। ए नालायक लड़की, ज्यादा नखरे मत कर, वरना तुझे यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे, समझ गई ना तू? अरे इतने सालों से हम तुझे संभाल रहे हैं, मुफ्त में नहीं जीने देंगे तुझे,
चुपचाप जितना कहा है उतना कर, वरना तेरे चाचा जी को भड़का कर तुझे यहाँ से रफा दफा करवा दूंगी, समझी कि नहीं? बेचारी विद्या को उस घर में रहते हुए बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वो अपने चाचा जी से शिकायत भी नहीं कर पाती। अरे विद्या, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही हो? अब आपको क्या ही बताऊं चाचा जी, कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है। मैं तो आपको चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। वैशाली, तुमने कुछ कहा क्या विद्या से? अरे पगला गए हो क्या आप? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है। अरे कोई बात नहीं है चाचा जी, मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर सुरेंद्र विद्या और रूबी की शादी दो अलग अलग घरों में करा देता है। विद्या के ससुराल में उसकी सास मधु, पति ईशान, ससुर नरेश और ननद कुहू होती है। चाचा जी के घर से ससुराल में जाने के बाद विद्या अपने ससुराल में खुशियों की तलाश करने लगती है। मायके में तो मैं कभी खुशी से नहीं रह पाई। हमेशा चाची जी और रूबी ने मेरे साथ गलत ही बर्ताव किया है। भगवान जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में मुझे वो सारी खुशियाँ मिल जाए जो मुझे आज तक नहीं मिली। वो अपनापन मिले जिसके लिए मैं तरस रही हूँ। फिर एक रोज, ईशान जी, मुझे ना वो बीच वाले रेस्टोरेंट में जाना है जो हमारे घर से बस 10 मिनट की ही दूरी पर है। आप मुझे वहां पर लेकर जाओगे क्या? अरे नहीं विद्या, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है और इस वक्त तुमसे ज्यादा मेरा उसके पास होना जरूरी है। इतना कहकर ईशान वहां से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर विद्या बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर एक रोज विद्या को हल्का सा बुखार आता है। माँ जी, आप आज के दिन दोपहर का खाना बना दोगी क्या? मुझे ना हल्का सा बुखार आया है और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर आप प्लीज कुहू से कह दो ना। विद्या के इन बातों पर मधु उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे मधु की हाँ समझकर विद्या अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। लेकिन बाद में उसकी ननद कुहू उसके पास आती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर आराम कर रही हो, लेकिन माँ की दवाइयाँ लेने का वक्त हो चुका है और अभी तक आपने खाना भी नहीं बनाया है। हाँ बहू, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? अब जा, जल्दी से कुछ तो बना दे, तभी मैं अपनी दवाइयाँ ले सकूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो... अरे अब ये लेकिन वेकिन छोड़ दे और जल्दी से खाना बना दे। ठीक है माँ जी। और भाभी, खाना बनाने के बाद आप ना मेरे कमरे के पर्दे भी चेंज कर देना और हाँ, छत की भी सफाई कर देना आज, क्योंकि शाम को मैं वहां पर जाकर एक नई रील की शूटिंग करने वाली हूँ। ठीक है कुहू। विद्या को बहुत बुरा लगता है और वो खाना बनाते हुए भावुक हो जाती है। माँ जी को मैंने कहा भी था कि मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि मुझे बुखार आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे काम करने के लिए कहा। ना ही कुहू ने मुझे समझ कर लिया। आखिर मुझे ही हमेशा ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जिनसे मैं सच में प्यार करती हूँ? वही लोग मेरे साथ हमेशा इस तरह से पेश क्यों आते हैं? क्यों हमेशा खुशियों के मामले में मेरी झोली खाली रह जाती है? उसी दिन विद्या को देखने के लिए उसकी चाची जी वैशाली आई होती है और वो रसोई की खिड़की से ही विद्या को रोते हुए देख लेती है। विद्या, झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने तुझे रोते हुए देख लिया था अंदर आने से पहले और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं सब जानती हूँ, मुझसे झूठ मत बोल। तेरी किस्मत ही फूटी है। अरे एक तरफ मेरी रूबी है जिसे इतना अच्छा पति और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, और एक तू है जिसके दामन में आज भी दुख ही दुख है। मुझे तो तुझ पर बहुत तरस आता है।
वैशाली की बातें सुनकर विद्या के मन पर और चोट लग जाती है और उसे अपने सारे पुराने दुख भी याद आ जाते हैं। फिर एक दिन उसके ससुर नरेश के दोस्त आने वाले होते हैं। कुहू बेटा, जा जाकर चाय और पकोड़े बना दे, क्योंकि कुछ ही देर में तेरे पापा के दोस्त आने वाले हैं। अरे नहीं मधु, तुम क्या बोरा गई हो क्या? कुहू क्यों बनाएगी? बहू है ना, कुहू से कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन नहीं मधु और बहू, जाओ बेटा, जाकर चाय और पकोड़े बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बनाती हूँ मैं। फिर रात होने पर विद्या अपने माता पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। पापा जी ने आज कुहू को काम करने से रोक लिया और मुझसे सारा काम करवाया। इतना भेदभाव क्यों करते हैं ये लोग? काश आप दोनों होते माँ पापा, तो ये जीवन कितना खुशहाल होता। आप दोनों की बहुत याद आती है माँ पापा। आप दोनों के जाने के बाद मैंने बस दुख ही झेला है, पहले मायके में और अब ससुराल में। ईशान जी ने भी उस दिन मुझे कहीं लेकर जाने के लिए मना कर दिया और माँ जी और कुहू ने भी मेरे बीमार होने के बावजूद भी मुझसे काम करवाया। और आज भी पापा जी ने मेरी ननंद और मुझ में भेदभाव किया। मुझे तो बस एक आखिरी आस थी कि एटलीस्ट मुझे ससुराल में तो खुशियां मिले, लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मरने तक दुखों का सिलसिला यूं ही कायम रहेगा। चाची जी सही कह रही थी, मेरी किस्मत तो वाकई में फूटी हुई है। विद्या की सारी बातें ईशान सुन लेता है और वो अब सारी बात समझ जाता है कि आखिर विद्या के मन पर कितनी ठेस पहुंची है। और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लेकर जाता है और घर वालों को सारी बातें बताता है। क्या तूने मुझे बताया था कि तू बीमार है? नहीं बहू, तूने मुझे कभी नहीं बताया ये। हे भगवान, भाभी, माँ को सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, उनके कान के पर्दे ठीक नहीं है। बहू, लगता है उस दिन तूने मुझे जब कहा होगा तब तेरी बात मैंने सुनी ही नहीं होगी। मुझे जोर जोर से बोली हुई बातें ही समझ आती है। माता रानी की सो। क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी माँ जी, और शायद इसीलिए उस दिन आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और विद्या, उस दिन मेरा दोस्त के पास जाना सच में बहुत जरूरी था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये लो मेरा फोन और लगा लो उसे। उसका पूरा परिवार तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाँ भाभी, आपको गलतफहमियां हुई और आपको लगा कि हम सब बहुत बुरे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ विद्या बहू, तुम हो ही इतनी अच्छी, तो तुमसे भला नफरत कोई कैसे कर सकता है? और मैंने कुहू से ना बोलकर तुम्हें वो काम बोला, क्योंकि कुहू को कुछ बनाने ही नहीं आता। लेकिन मधु तो फिर भी उसे रसोई में भेजती ही रहती है ताकि वो कुछ सीख सके। लेकिन वो हर बार हर एक डिश खराब कर देती है। और मेरे दोस्त घर पर आने वाले थे और उनके लिए जो भी बनना चाहिए था वो स्वादिष्ट ही होना चाहिए था ना। बस यही बात थी बहू। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? जैसे मेरे लिए कुहू बेटी है, वैसे भी तुम ही हो। अरे तुम तो मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी समान हो। विद्या, तुम्हें अपने मायके से काफी दर्द मिला है, तन से भी और मन से भी। लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे और तुम्हारे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही रहेगी। ये हमारा तुमसे वादा है। हाँ बहू, अब ये तेरा ससुराल नहीं बल्कि तेरा मायका है। तुझे बचपन से जो प्यार और खुशियां चाहिए थी वो हम सब देंगे तुझे। पहले हमें पता नहीं था बेटी कि तूने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है, लेकिन अब जब हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है तब तो हम तुझे जरा सा भी दुख नहीं होने देंगे।
और तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिरकार ससुराल से इतना प्यार मिलने के बाद में विद्या की आंखें नम हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मानो मेरे जीवन भर का गम एक पल में ही गायब हो गया है और झट से मेरे दामन में खुशियाँ आ गई है। फिर उस दिन के बाद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और विद्या अपने ससुराल वालों के साथ खुशी से रहने लगती है। काव्या और अंकित दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन अपना पति होने के बावजूद भी काव्या का बाहर एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। एक दिन की बात है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे ओ सस्ती गायिका, क्या गीत गुनगुनाकर खाना बना रही है? और ये क्या, तू अभी पुलाव क्यों बना रही है? हमारा तो खाना हो चुका है। और तो और हमारे घर में पुलाव किसी को भी पसंद नहीं है, तो तू खाना क्यों बना रही है? माँ जी, वो दरअसल, ओ नो, अब मैं माँ जी को क्या बताऊं? मैंने तो ये पुलाव अपने बॉयफ्रेंड रितेश के लिए बनाया है। अरे तूने क्या मौन व्रत धारण किया है क्या? कुछ तो बोल। माँ जी, वो मेरी सहेली है ना, मुक्ता, वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके लिए मैं ये पुलाव बना रही हूँ। अब प्रेगनेंसी में तो ऐसे मन मचलता ही रहता है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन इससे पहले तो तूने कभी नहीं बताया कि तेरी सहेली प्रेग्नेंट है, और बाकी सहेलियां तो आती ही रहती है घर पर, लेकिन इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अरे माँ जी, वो जॉब में बिजी रहती है ना, इसीलिए हम ज्यादा मिल नहीं पाते। और अब तो वो प्रेग्नेंट है, तो हमारे घर कैसे आएगी वो? ठीक है, जा लेकर जाओ उसके लिए। फिर काव्या अपने बॉयफ्रेंड रितेश के लिए वो पुलाव लेकर जाती है। वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। ये लो रितेश, पेट भर कर खाओ। वाव काव्या, काय मस्त पुलाव बनवला आहेस तू, लेकिन इसे तुम्हारे हाथ से खाकर तो इसके स्वाद में 4 चांद लग गए। खरंच खूपच टेस्टी झाले। हो, थैंक यू सो मच बेबी। यू आर वेलकम स्वीट हार्ट। लेकिन तुम्हें मैंने पुलाव के साथ साथ पनीर चिली भी तो लाने को कहा था। जो मिल रहा है वो चुपचाप खाओ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं कितने मुश्किलों से खाना बनाती हूँ। एक वो मेरी सास, जो घर से निकलते वक्त ही काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती रहती है और किसी वकील की तरह अनगिनत सवाल पूछती है। ओके बाबा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब अपने इन मुलायम हाथों से मुझे प्यार से खाना खिलाओ। हाँ बेबी, वैसे कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब क्या करें, तुम ठहरी मारवाड़ी और मैं ठहरा मराठा, इसीलिए हमारे परिवार वाले कभी मानते ही नहीं। और तुम्हारी शादी उस अंकित से हो गई, और तुम्हारे परिवार के दबाव के कारण तुम भी उसे मना नहीं कर पाई। हाँ रितेश, काव्या को रितेश से वो सब कुछ मिलता है जो उसे अपने पति से मिलना चाहिए। फिर रात में काव्या का पति उसके पास आकर प्यार भरी बातें करता है। काव्या, चलो ना, आज हम दोनों छत पर गद्दे बिछाकर सोते हैं और साथ मिलकर तारों की छाया में ढेर सारी बातें भी करेंगे। कितने दिन हो चुके हैं, हमने आपस में प्यार भरा वक्त ही नहीं बिताया। नहीं अंकित, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज सोने दो। और ऊपर ठंड में काफी मच्छर भी होंगे। मैं यहीं पर ठीक हूँ, हम फिर कभी चलेंगे छत पर। लेकिन काव्या, मेरी बात तो सुनो। अंकित कुछ और बोलता, उससे पहले ही काव्या सो जाती है। फिर एक दिन जब अंकित अपने ऑफिस से घर निकलता है, तभी वो काव्या को एक आदमियों के शर्ट्स की दुकान में देख लेता है।
उसे देखकर वो अपनी गाड़ी रुकाता है और शॉप के अंदर चला जाता है। अरे काव्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे लिए शर्ट लेने आई हो क्या? ओह शिट, मैं तो यहाँ पर रितेश के लिए शर्ट लेने आई थी, लेकिन ये कहाँ से टपक गया? बोलो काव्या। वो एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे लिए ही शर्ट लेने आई थी, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? लेकिन काव्या, ना तो मेरा जन्मदिन आने वाला है, ना ही हमारी एनिवर्सरी, तो तुम शर्ट क्यों ले रही हो? किस बात का सरप्राइज? ओफो, तुम भी ना। हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी आ रही है, 5 जनवरी। भूल गए ना तुम? अरे काव्या, वो 5 जनवरी नहीं, 5 जून को है। बारिश के मौसम में मिले थे हम दोनों। ओ हाँ, अरे यार, मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो चुकी है। कोई बात नहीं बेबी, तुम फिर भी रख लेना ये शर्ट। लेकिन काव्या, ये कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक बार तो हमारी लड़ाई भी हुई थी इस कलर के कारण। मैं जानती हूँ बाबा। भैया, आपको मैंने दूसरा कलर बोला था। मेरे पति को ब्लू कलर पसंद है, ये मत दो मुझे। ओफो मैडम, अभी तो आपने ये वाला कलर चूज किया था। आप भी ये क्या बात कर रही हो? आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो, अब जो भी हो, चुपचाप ये ब्लू वाला दिखाओ। शॉपकीपर की बातें सुनकर अंकित को थोड़ा थोड़ा शक होता है, लेकिन वो पल में दूर भी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अरे यार, ये तो वही रेस्टोरेंट है जहां पिछले हफ्ते मैं और रितेश आए थे। अगर इस मैनेजर ने अपने मुंह में से कुछ उगल दिया तो आज तो मेरी वाटी लग जाएगी। लगता है मेरा आज का दिन ही खराब है। हे भगवान, बचा लो मुझे। तो बोलो बेबी, क्या ऑर्डर करना चाहोगी? हेलो सर। हेलो मैम। अरे मैम, आप? ये आपके भाई है क्या? क्या भाई? और मैं? अरे क्या पागल वागल हो गए हो क्या तुम? मैं इनका पति हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा कि वो पिछले हफ्ते कोई। अरे क्या आप भी बकवास किए जा रहे हो? चुपचाप हमारा ऑर्डर लो और हमें अकेला छोड़ दो। यस मैम, सॉरी। प्लीज बोलो, क्या खाना चाहोगे आप? अंकित को अब फिर से थोड़ा शक होने लगता है। काव्या, ये मैनेजर क्या बोल रहा था? क्या तुम पहले भी यहाँ पर आई हो? नहीं बाबा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, और वो भी तुम्हारे साथ। फिर वो तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा था? अरे अगर तुम्हें इतनी ही जानकारी चाहिए तो जाकर उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जाने दो, छोड़ो इन बेफिजूल बातों को। हम दोनों प्यार से खाना खाएंगे आज। वैसे भी बहुत दिनों के बाद हम दोनों बाहर खाना खाने आए हैं। फिर एक रोज अंकित काव्या से बातें कर रहा होता है, लेकिन काव्या का ध्यान तो अपने फोन में बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करने में ही होता है। और तुम्हें पता है, मुकुल ने बॉस को जाकर सारी बात बताई और फिर सबकी मीटिंग रखी गई। ऐसा बहुत बड़ा सीन हुआ आज ऑफिस में। मैं तो बहुत हंस रहा था। काव्या, मैं कब से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बस अपने फोन में लगी हो। ओफो अंकित, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ और साथ में अपनी सहेली से भी बात कर रही हूँ। कौन है तुम्हारी ये सहेली जो हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रही है? दिखाओ जरा तुम्हारा फोन। आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। लेकिन अंकित, वो बातों बातों में अंकित काव्या से उसका फोन छीन लेता है और तभी अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। थैंक गॉड, तुम भी ना अंकित, सच में तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अरे जिस तरह तुम मुझ पर शक करते हो, मैं भी तुम पर शक करूं तो? वैसी बात नहीं है काव्या, तुम तो चुप ही रहो अंकित। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। जाओ, बात मत करो मुझसे।
इस तरह काव्या रूठने का नाटक करते हुए वहां से अपना फोन लेकर चली जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई और वो स्विच ऑफ हो गया, वरना आज तो मेरी शामत ही आ जाती। फिर एक शाम जब काव्या की सास मेनका मंदिर से जा रही होती है, तभी वो अपनी बहू को छोटे कपड़े पहनकर रितेश के साथ बाइक पर देख लेती है। हे भगवान, ये क्या? बहू तो सुबह साड़ी पहनकर निकली थी घर से और अब ये छोटे कपड़े पहनकर कहां पर चली? और ये आदमी कौन है? मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर मोनिका टैक्सी में बैठकर रितेश और काव्या का पीछा करती है और वो उन दोनों को एक क्लब में जाते हुए देख लेती है। और रात में जब काव्या घर आती है, तभी क्या हुआ है? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने किसी का मर्डर किया हो? मर्डर तो तुमने कर ही दिया है काव्या, मेरे और माँ के विश्वास का। मतलब हमें तुम्हारे और उस लड़के के चक्कर के बारे में सब पता चल गया है। ये देखो, ये रही वो क्लब की फोटोज जहां तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाच रही थी, वो भी बाहों में बाहें डालकर। कितनी बेशर्म हो तुम। वो फोटो देखकर काव्या बहुत ही हैरान रहती है। मेरा दोस्त उस क्लब का मेंबर है, इसीलिए मैंने उससे कांटेक्ट किया और सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिसमें हमें ये मिला। जैसा आप दोनों समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरा चचेरा भाई है। अच्छा जी, चचेरा भाई है। अभी भाई का भाई और बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड करती हूँ मैं। रुक तू अब। फिर मैंने कहा काव्या की माँ को फोन लगाती है और उससे वो चचेरे भाई के बारे में पूछती है। नहीं समदन जी, ना तो काव्या आज यहाँ पर आई थी और ना ही उसका कोई चचेरा भाई है। मेरी और काव्या की तो 4 दिनों से बात भी नहीं हुई। ठीक है समदन जी, रखती हूँ मैं। देखा, सुन लिया ना तुम्हारी माँ ने जो भी बोला। अब तो सच बोल दे, कितना नाटक करेगी? और हाँ, है वो मेरा बॉयफ्रेंड। हमारी कास्ट अलग होने के कारण हम दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी किसी को नहीं बोला और मुझे अपने परिवार के दबाव में आकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दो अंकित, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कीजिए। अब आगे क्या करना है ये तो तुम ही तय करो, क्योंकि हम तो तुम्हें यहाँ रखने से रहे। तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो यहाँ से। हाँ काव्या, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे तो आज भी याद है, ये पुलाव बनाकर लेकर जाती थी और हर बार अपनी गर्भवती सहेली का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना लेकर जाती थी। मुझे अब समझ आ रहा है सब कुछ। और तो और अपने फ्रेंड से चैटिंग करना, शर्ट खरीदना, रेस्टोरेंट में वो मैनेजर का उस तरह कहना, सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं मायके गई तो वो लोग मुझे नहीं रखेंगे, मेरे माँ पापा की बेइज्जती होगी। मैं आप दोनों को वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद रितेश से कभी बात नहीं करूंगी और एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद अंकित और मेनका काव्या को माफ कर देते हैं और समय के साथ काव्या अपने पति और सास के साथ अच्छे से रहने लगती है।